जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे सनातनियों, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज गुजरात से भूतपूर्व डिप्टी सीएम नरहरि भाई अमीन और आज के भाजपा के राज्य सभा के सांसद और बहुत प्रख्यात पॉलिटिशियन हमारे साथ है। वो हमको ये वक्फ बिल के बारे में, उसकी अच्छाइयाँ, उसकी बुराइयां, उसकी इफेक्ट वगैरह के बारे में बताएंगे। तो नरहरि भाई, आपका खूब खूब स्वागत है और भगवान आपको लंबी आयु दे और आप ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट करें पॉलिटिक्स में। मैं कुछ सवाल आपसे वक्फ बिल के बारे में पूछना चाहता हूं, तो अगर आप इजाजत दे तो चालू करें प्रश्न पूछना। चालू करिए दिनेश भाई। ओके नरहरि भाई, सबसे बड़ा पहले तो मोदी साहब और अमित भाई और बीजेपी पार्टी और आप सब लोगों का खूब खूब धन्यवाद कि आपने वक्फ बिल लाया और वक्फ बिल पास किया। तो आप जरा बताइए कि वक्फ बिल पास करवाने में क्या क्या स्ट्रेटेजी लगी थी, कौन से मेंबर लोग ने सपोर्ट किया, कौन से लोगों ने ओपोज किया और कौन से मेंबर लोगों ने अपनी आत्मा की आवाज सुन के ना ओपोज किया ना सपोर्ट किया, उसके बारे में जरा बताइए प्लीज। देखिए नीलेश भाई, ये वक्फ बोर्ड के बारे में मैं पहले आपको पूरी इंफॉर्मेशन बताऊंगा। 23 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश में कुल 32 वक्फ बोर्ड है। बिहार और यूपी में अलग अलग शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड भी आज चल रहा है। देश में वक्फ की रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्टी 8.72 लाख से, जिसका विस्तार 37,39 एकड़ है। कुल 26,676 संपत्ति वक्फ को दान में मिली थी। कुल 8.72 लाख संपत्ति में से केवल 1,088 संपत्ति रजिस्ट्रेशन में चली है और जितनी वक्फ के पास संपत्ति थी उसमें सिर्फ 4 लाख संपत्ति का ही उपयोग होता था। और 1913 से 2013 तक वक्फ की कुल 18 लाख एकड़ जमीन थी। 2013 में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस ने वक्फ का बिल लाया और 13 में बिल आने के बाद उन्होंने जो भी बिल में प्रावधान किए उससे मुस्लिमों को खुश करने का प्रावधान उन्होंने कांग्रेस ने किया और 2013 से 2025 तक 18 लाख एकड़ जमीन वक्फ के पास थी। उसमें नई 21 लाख एकड़ जमीन ये वक्फ के पास आ गई। वो टाइम 20,000 संपत्ति लीज पर थी और 2025 में 13 से 2025 में 20,000 संपत्ति लीज पर थी। आज 0 संपत्ति वक्फ की शून्य अवकाश हो गया, लीज उसका खत्म हो गया। तो उसमें पूरा करप्शन चल रहा था। मोदी साहब की सरकार आई। मोदी साहब ने अमित भाई शाह को गृह विभाग की जिम्मेदारी सौंपी। अमित भाई ने बहुत लंबा अभ्यास किया कि भाई हम मुस्लिमों के खिलाफ में नहीं है, हम वक्फ के भी खिलाफ में नहीं है, लेकिन वक्फ के नाम पे मुस्लिम के जो सुखी लोग हैं, मूढ़ीपति लोग हैं, वो लोग वो जमीनों का दुरुपयोग करके खुद की प्रॉपर्टी, खुद की संपत्ति बनाने का काम करते हैं। और जो मुस्लिम समाज में 70 से 80% गरीब मुस्लिम लोग हैं, उसको वक्फ की जमीन का कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। इसीलिए मोदी साहब ने तय किया कि 2024-2025 में वक्फ का टोटल अभ्यास करके पूरे देश के लोगों को, मुस्लिम समाज हो, हिंदू समाज हो, सिख समाज हो, ईसाई समाज हो, सभी समाज को विश्वास में लेके वक्फ में क्या क्या खामियां है, उसका कैसे दुरुपयोग हो रहा है, ये दुरुपयोग दूर करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, वो एक्सरसाइज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू की। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसके लिए ये जब एक्सरसाइज चालू की तो सरकार ने पहले तो सऊदी अरब, मुस्लिम कंट्री जो है, कुवैत है, ओमान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, तुर्की है, ऐसे देशों में जहां वक्फ है, वक्फ का बोर्ड है, उसके क्या नॉर्म्स है, उसमें क्या क्या सुविधा मिलती है, उसका भी भाजपा की सरकार ने पूरा अभ्यास किया। उसके बाद संयुक्त समिति की 36 बैठक, एक दिल्ली में नहीं,
अलग अलग स्टेट में जाके 36 बैठक हुई और वो 36 बैठक में बहुत विस्तार से ये डिस्कशन हुआ, सभी को अपना ओपिनियन देने की उसको गुंजाइश मिली और 36 बैठक के बाद प्रमुख मुस्लिम संगठनों से भी बात की, उससे भी परामर्श किया गया और पूरे हिंदुस्तान में भौतिक और डिजिटल माध्यम से 1 करोड़ लोगों का सुझाव लिया गया और 1 करोड़ लोगों का सुझाव आने के बाद बीजेपी की सरकार ने लोकसभा में वक्फ का बिल पेश किया और भारतीय जनता पार्टी ने सभी सांसदों को बोला, कोई पार्टी नहीं है, देश की चिंता करो, देश की बात है, ये मुस्लिम हिंदू की बात करने की जरूरत नहीं है और ऐसा कोई वक्फ में कानून में ऐसा कोई बात बिल में नहीं आई है कि जिससे मुस्लिमों की जो प्रॉपर्टी सही है वो सही वाली प्रॉपर्टी को कोई नुकसान नहीं होता है। ये वक्फ में सभी प्रॉपर्टी मुस्लिम समाज ने दान में दी हुई थी, लेकिन उसमें कई जमीन कानूनी ढंग से सही नहीं थी, उसका कोर्ट में कोर्ट में केस चलता था, कई विवादास्पद थी, कई उसमें झगड़े चलते थे, हजारों की संख्या में पूरे देश के अलग अलग राज्यों में कोर्ट में कानूनी लड़ाई चल रही थी। तो सरकार ने सोचा कि जो सही है वो उसमें कोई सरकार दखलगिरी नहीं करेगी, लेकिन वक्फ के नाम से लोगों को मूर्ख बनाने की बात करने की है और धनवान मुस्लिम लोग हैं जिसके पास मुस्लिम समाज की जो पूरी संपत्ति उनको हाथ में लेना है, वो तरीके से जो लोग काम करते थे और लाखों की संख्या में गरीब मुस्लिम है उसको कोई वक्फ का लाभ नहीं मिलता था, वो सब बात को देखकर ये कानून में जो मोदी साहब ने जो चेंजेस लाए, ये चेंजेस ये है कि ये एक उसमें अंदर जो कानून में सुधारा किया है उसमें सभी लोगों को उसका लाभ मिले और मुस्लिम समाज के जो गरीब लोग हैं उसकी मान लो कि वहां पर भागीदारी भी बढ़े और मुस्लिम समाज के मान लो कि एक राज्य सरकार की अलग वक्फ बोर्ड बनेगी, उसमें 11 मेंबर्स रहेंगे, भारत सरकार की केंद्रीय वक्फ बोर्ड बनेगी, उसमें 22 सदस्य रहेंगे और ये सदस्य जो उसको लगेगा कि भाई उनकी इनकम बढ़ानी चाहिए। पहले जो ये जमीन ये फक्त आप सुन के भी आपको लगेगा कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी के बाद जो मुनाफा होना चाहिए वो मुनाफा भी नहीं होता था, सिर्फ नॉमिनल मुनाफा उसमें होता था। 163 करोड़ रुपया का सिर्फ वार्षिक इनकम वक्फ बोर्ड थी। मेरे हिसाब से नया कानून आने के बाद सरकार ने उसमें जो प्रोविजन किया है तो वक्फ बोर्ड की आने वाले 1 साल 2 साल में 12,000 करोड़ से ज्यादा ये वक्फ बोर्ड की आवक होगी और ये आवक कोई सरकार ले जाने वाली नहीं है। मुस्लिम समाज के गरीब वर्ग के लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो शिक्षित नहीं है, जिनका शोषण कांग्रेस के शासन में हुआ है, ऐसे मुस्लिम समाज के लोगों को ये लाभ मिलने वाला है। आज मोदी साहब सबका सोचते हैं, नहीं हिंदू नहीं मुस्लिम नहीं सिख नहीं ईसाई नहीं, सबका सोचते हैं, सबको साथ में लेकर चलने के लिए मोदी साहब काम करते हैं और उसी हिसाब से वक्फ बोर्ड में जितनी भी उणप थी वो उणप को दूर करके सही उसका उपयोग हो और सही मुस्लिम उसके भागीदार बने, उसके हिसाब से ये बिल पारित किया है। आपने भी पूछा कि बिल में क्या पोजीशन हुआ, तो ये लोकसभा में 288 वोट ये बीजेपी एनडीए की सरकार को मिला और ऑपोजिशन को 232 मिले। राज्यसभा में एनडीए को 128 वोट मिले और विपक्ष ऑपोजिशन को 95 मिले। बीजेपी के साथ नीतीश कुमार रहे, चंद्रबाबू नायडू रहे, शिंदे रहे शिवसेना वाले, चिराग पासवान रहे, अजित पवार रहे, राष्ट्रीय लोकदल रहे, जनसेना रही, आसाम गण परिषद रहा और परिमल नथवाणी जो इंडिपेंडेंट राज्यसभा के सदस्य है उसने भी ये देश के हित में मुस्लिमों के हित में उन्होंने भी सरकार को सपोर्ट किया। तो आज संपूर्ण बहुमति से ये वक्फ का बिल पास हो गया है और राष्ट्रपति की अनुमति भी मिल गई है। तो आने वाले समय में सभी सरकार की उसकी कमेटियां बनेगी, स्टेट की कमेटी अलग बनेगी, केंद्र की कमेटी अलग बनेगी और सिर्फ मुस्लिमों के हित में ये नया वक्फ बोर्ड काम करेगा। एकदम धन्यवाद नरहरि भाई, आपने बहुत इन डेप्थ जानकारी दी। अभी आप बताइए, जैसे आपने भी बहुत इंपॉर्टेंट काम किया होगा अमित भाई, कि आप बहुत ट्रस्टेड पर्सन हो और मोदी जब साहब के भी बहुत नियर हो,
आपको भी कोई जिम्मेवारी दी होगी, तो आपके माफिक बहुत एमपी लोग को जिम्मेवारी दी होगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल था। तो आप लोग ने अलग अलग लोगों को संपर्क करके कोशिश की होगी कि लोग कन्विंस हो जाए और ये बिल के पक्ष में वोट करें। तो उसकी जो इनसाइड नहीं स्टोरी कुछ है जो जानने जैसी, तो बताइए, लोगों को थोड़ा अच्छा रहेगा। नहीं, राज्यसभा और लोकसभा में ओपोजिशन वाले भी कई एमपी हमारे दोस्त हैं। और पॉलिटिक्स में ऐसा होता है कि पार्टी की जो विचारधारा होती है, विचारधारा में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता है। लेकिन जैसे समाज में हर एक के साथ संबंध रहते हैं, ऐसे ओपोजिशन के एमपीओ के साथ हमारे अच्छे रिलेशन है। हमने कई लोगों से बात की कि भाई ये मोदी साहब कोई मुस्लिमों के हित की बात नहीं कर रहे, जो मुस्लिमों को जरूरत है। और ऐसे आज देश में मान लो कि आजादी के 70 साल में मुस्लिमों का किसने उपयोग किया? कांग्रेस ने उपयोग किया। नरेंद्र मोदी पीएम बने 10 साल हुए, उसने 11 करोड़ गैस के कनेक्शन दिए, उसमें मुस्लिमों को नहीं मिला। 10 करोड़ लोगों को आवास दिया, 10 करोड़ लोगों को बाथरूम की सगवड़ दी, शौचालय दिए तो उसकी मिली। 4 करोड़ लोगों को आवास मिला, तो उसमें मैक्सिमम लाभ मुस्लिम समाज को मिला है। ऐसा नहीं है मोदी साहब की सरकार कि भाई नहीं मुस्लिमों को अलग मिलेगा, हिंदुओं को अलग मिलेगा, सिखों को अलग मिलेगा, ईसाइयों को अलग मिलेगा। ये सरकार सबको साथ में लेके चलने वाली सरकार है और ये सब लाभ मिला है। लेकिन कांग्रेस के समय में देखो, पहले कांग्रेस मुस्लिम समाज क्या करता था, तो उनके गैरेज थे, कई लोग 2 नंबर के धंधे में थे। आज हमारे गुजरात में देखो, मुस्लिम समाज के कई लोग या यूथ लोग बाहर फॉरेन में जाके अभ्यास करके आते, आज बिल्डर बन गए, कंस्ट्रक्शन में लग गए, कई इंडस्ट्रीज के मालिक हो गए। आज हमारे वहां जो भी मान लो कि गैर कायदेसर प्रवृत्ति होती है, उसमें माइनॉरिटी की भी संख्या कम हो गई है। तो मुस्लिम समाज को सुधारने का काम और उसको साथ में लेने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और आज भी भारत सरकार की जितनी योजनाएं, गुजरात में गुजरात सरकार की जितनी योजनाएं, उसमें से 70% लाभ ये मुस्लिम समाज को देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। तो मेरे हिसाब से नरेंद्र मोदी एक ऐसे आदमी, यार आज देखो आप, मोदी कहीं भी जाते हैं प्रदेश में, आज तक कम से कम 100 कंट्री में जाके आए, तो जहां माइनॉरिटी की लोग रहते वो भी उनका स्वागत करते। कई कई देशों ने आज से पहले जितने भी देश के पीएम बने उसको जो इज्जत नहीं दी, उसका स्वागत नहीं है, उससे ज्यादा स्वागत नरेंद्र मोदी का हुआ है। तो मेरे हिसाब से ये वक्फ का बिल आने वाले 5 साल 10 साल में बहुत लाभ मुस्लिम समाज को होने वाला है। और जो गरीब लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, जिसको फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है, ऐसे लोगों को वक्फ बिल के माध्यम से मदद मिलेगी। आपने नरहरी भाई मोदी साहब के बारे में बताया कि 100 से ज्यादा कंट्री को विजिट कर चुके हैं। तो आज का रिपोर्ट में बताऊं, श्रीलंका ने अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय अवार्ड मोदी साहब को दिया है। आज का मिला के मोदी साहब को 23 कंट्री ने अपना सबसे सर्वोच्च अवार्ड दिया है, और मोदी साहब का रिकॉर्ड होगा, इतने अवार्ड भारत के कोई प्राइम मिनिस्टर को कभी मिला हुआ नहीं है। नहीं, सही तो ये बात है, तो बात सही आपकी बात। मैं सही है वही कि मोदी बताता हूँ। साहब बहुत मैं पॉपुलर है मैं इंटरनेशनल। आपको दिलेश भाई एक बात बताऊं। मैं 7 एक साल पहले दुबई गया था, तो दुबई में मेरा जो ड्राइवर था वो मुस्लिम था। तो एयरपोर्ट मेरे को छोड़ने के लिए जब आया, तो मैंने उसको एक गिफ्ट के हिसाब से पैसे दिए, तो उसने मना कर दिया। तो मेरे को भाई ले, तू 4 दिन तू मेरे साथ रहा, इतना मेरे को घुमाया, तो कि नहीं साहब, मैंने उसको बताया था पहले, मालूम था कि भाई मैं बीजेपी से हूँ, मोदी साहब के साथ मेरे फोटो भी उसको दिखाया। तो वो आदमी इतना भावुक हो गया कि साहब जब पाकिस्तान और इंडिया में वीजा बंद हो जाएगा तब मैं इंडिया आऊंगा। इतनी हारमोनी बढ़ावा बनाने का काम हम लोग तो इतने, लेकिन हमारे पॉलिटिकल आदमी नहीं करने देते। तो आज क्या है कि मोदी साहब एक ऐसे लीडर है कि सभी कंट्री के लोगों को साथ पे लेके चल रहे, तब इतना इनको सम्मान मिलता है। बाकी थोड़ा नरेंद्र मोदी को पूरे देश वर्ल्ड के लोग जानते हैं। मोदी साहब जो काम कर रहे हैं वो देश के लिए कर रहे हैं, वर्ल्ड के लिए कर रहे हैं। आज मान लो कि जहां भी आतंकवाद की प्रवृत्ति होती है तो उसका खुलेआम विरोध करते हैं कि पूरे विश्व में से आतंकवाद निकलना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी अकेले इंडिया के लिए बात नहीं कहते। तो आज मोदी साहब की एक आगमी इमेज बनी है। मैं एक दूसरी बात बताना चाहता हूं कि देखो, भारत देश को आजादी किसने दिलाई? महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिलाई। दोनों कौन थे? दोनों गुजराती थे। और 70 साल की आजादी के बाद जो कश्मीर की समस्या थी, वो कश्मीर की समस्या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सरदार पटेल को करने नहीं दिया। उसके हिसाब से वहां 370 और 35 की कलम थी, वो कलम हटाने का काम किसने किया? वो दूसरे 2 गुजराती थे। जैसे देश को आजादी गांधी जी ने और सरदार पटेल ने दिलाई,
ऐसे कश्मीर को और संपूर्ण भारत देश को आजादी दिलाने का काम कश्मीर की 370 हटाने से 35 हटाने से पूरा कश्मीर आजाद हुआ है। वो भी दो गुजराती थे, वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह। तो हम तो नसीबदार है कि गुजरात के 4 लोग रहे। जो अंग्रेजों का शासन था, उससे पहले मुस्लिम समाज का शासन था। 400 450 सालों से भारत देश की गुलामी को हटाने का काम किसने किया? तो पूरे गुजरात के 4 लोगों में से 2 लोग ने 70 साल पहले देश को आजादी दिलाई, और बाकी 2 गुजराती लोग मोदी और अमित भाई ने कश्मीर को आजाद करके पूरे देश को आजाद कराने का काम किया है। वो हमारे लिए गौरव की बात है। आपका खूब खूब धन्यवाद नरहरि भाई, आपने बहुत इन डेप्थ दिया। जो आपने सरदार पटेल का नाम दिया, तो हम तो सरदार पटेल के आभारी है। अगर सरदार पटेल हमारे पीएम होते तो हमारा देश की कुछ हिस्ट्री अलग होती। ये तो आज देश का शक्ल ही बदल गई होती। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा नरहरि भाई, जो अमित भाई एकदम बहुत अच्छा प्लानिंग करते हैं, तो एकदम वातावरण इलेक्ट्रीफाइंग था। लगता है कि कुछ भी कोई भी वक्त हो सकते हैं, और धमकी देते थे, बराबर है। मुझे याद है, मैं असाउद्दीन ओवैसी का भाषण सुन रहा था, उसने बोला मुस्लिम समाज ये कबूल नहीं करेंगे, ये करेंगे ना वो करेंगे। तभी अमित भाई ने जो जवाब दिया ना नरहरि भाई, वो बहुत है कि कैसे नीलेश कबूल नहीं करोगे, भाई, ये संसद का कानून है, संसद का नीलेश कानून है, भाई तो मेरी एक आपको बात कबूल करना सुनिए, ही होगा। मेरी बात सुनिए। हम तो राज्यसभा में थे, 370 और 35 एक ही कलम जब हटाई, तब ओपोजिशन वाले क्या बोलते थे? क्या कश्मीर में लोही की नदियां बहेगी, पूरे देश में तूफान हो जाएगा, पूरे देश में कर्फ्यू आ जाएगा। साहब 370 और 35 से निकालने के बाद एक भी ईंट क्या पत्थर नहीं कश्मीर में फेंका गया। उससे पहले जब कांग्रेस का शासन था, मनमोहन सिंह जी पीएम थे, तो आर्मी पे के लोगों पर डंडाबाजी करते थे, उस पर पत्थर डाले जाते थे। आज कश्मीर में कुछ हो रहा है, कश्मीर में एक भी आर्मी पे पत्थर डाले जाते हैं। तो वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह है। तो ये वक्फ के बिल में भी बोल रहे थे मुस्लिम लोग, मुस्लिम समाज के कई लीडर, कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। आज 3 4 दिन 5 दिन हो गए, कुछ नहीं हुआ, होने वाला नहीं। क्योंकि मुस्लिम समाज भी अब जानने लगे कि कांग्रेस वाले और ऑपोजिशन वाले हमारा उपयोग कर रहे हैं। सही नेता ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह है, जो हमारी चिंता करता है, हमारी सोचता है। तो मेरे हिसाब से वक्फ से आने वाले समय में पूरे मुस्लिम समाज को फायदा होने वाला है। थैंक यू नरहरि भाई, सो नाइस ऑफ यू। मैं आपको, हमारी एक बहन है पूना से, उर्वशी बहन सोनी, वो आपके कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। उर्वशी बहन, नरहरि भाई बहुत हमारे प्रिय मित्र भी है और अच्छे लीडर भी है। आप जो सवाल पूछना चाहते हैं नरहरि भाई से पूछिए। बोलिए उर्वशी बहन। जय श्री राम। केम छो? कैसे हैं बस आप? मजा में उर्वशी बहन। वेरी गुड, वेरी गुड। मेरे को आपको सिर्फ एक 2 सवाल पूछने हैं। ये पहले तो ये हमें बहुत खुशी है, आप लोग सबकी बहुत बहुत दिल से आभारी हैं हम लोग कि ये बहुत सालों से जो पेंडिंग था वो हो गया है। थैंक यू वेरी मच। मुझे आपको ये पूछना है नरहरि जी कि अब अगर ये सारी जो लीगैलिटीज वगैरह सब खत्म हो गई है, तो अब ये जितनी भी प्रॉपर्टीज जो इलीगल तरीके से वक्फ बोर्ड ने अपने कब्जे में की थी, उसको अभी वापस गवर्नमेंट के हाथ में आने को तकरीबन कितना टाइम जाएगा? ये पूरा प्रोसेस जो हम लोग देख रहे हैं, वो कितना ड्यूरेशन है? कितना और वेट करना देखिए, पड़ेगा मेरे इसमें? उसमें ऐसा है, जो बिल में जो प्रावधान किया है, उसमें हर एक राज्यों की वक्फ कमेटी बनेगी और केंद्र की एक ओके, वक्फ कमेटी बनेगी। उसमें ऑफिसर्स भी लोग होंगे, माइनॉरिटी समाज के लोग होंगे, और एक बिल में दूसरा प्रबंध ये भी किया है कि दो महिला को भी रखा गया है। तो मेरे हिसाब से राइट, जो भी न्याय होगा वो फेयर न्याय होगा। और मान लो कि कलेक्टर उसके चेयरमैन होंगे, कि जो भी चेयरमैन होंगे उसके ऊपर उनको कोर्ट में जाना है तो जा सकते। आज मैंने जो बताया, जितनी प्रॉपर्टी वक्फ के पास है, उसमें मैक्सिमम उनका जो डिस्प्यूट है, कोर्ट में केसबाजी चल रही है, वो मुस्लिम समाज के लोगों के सामने केस चल रहा है। ऐसा नहीं है कि हिंदू यस, समाज के लोगों के लिए चल रहा है। मुस्लिम समाज के लोगों की भी प्रॉपर्टी वक्फ ने हड़प कर ली है, और उसके इसके लिए वो भी कोर्ट में जाते। कई कई मिलकतों पर तो बुलडोजर वक्फ बोर्ड ने चलाया, वो भी मुस्लिम समाज की थी। और आज मेरी बात सुनिए कि पार्लियामेंट हाउस का भी वो लोग बोलते हैं वो हमारी जमीन है, ताजमहल वाली भी बोलते हैं हमारी जमीन है। तो ये वक्फ बिल, अभी जो बिल आया है ना, उसमें भी वो एक प्रोविजन किया है कि जो सरकारी प्रॉपर्टी आज है, उसमें वो लोग कुछ नहीं कर सकेंगे, वो सरकार की रहेंगी। और जहां भी मान लो कि उनकी मुस्लिम समाज के अंदर अंदर की है, या कोई हिंदू समाज के लोगों का किसी ने दबाण किया है, तो उसमें लीगली कायदे कानून के हिसाब से उसका न्याय होगा, और जिसकी प्रॉपर्टी होगी उसकी मिलेगी। मेरे हिसाब से ये प्रॉपर्टी में बहुत डिस्प्यूट है, हजारों की संख्या में
आज भी लिटिगेशन चल रहे, तो लिटिगेशन में फास्ट होगा। तो मेरे हिसाब से 1 साल 2 साल में, जो कई सालों से लिटिगेशन का फैसला नहीं आता है, अभी पूरे देश में हर एक राज्यों में जितने भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का लिटिगेशन चल रहा है वो 1 साल 2 साल में खत्म हो जाएगी और जिसकी जमीन है उसको मिल जाएगी। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। ओके और एक ओके, थैंक थैंक यू यू नील, नरहरि भाई, थैंक यू, आपका खूब थैंक यू खूब मैडम, आभार। थैंक यू, उर्वशी बहन, आपका खूब खूब आभार। थैंक मेरे यू, प्यारे थैंक यू। सनातनियों, हम ऐसे ही नरहरि भाई जैसे लीडरों को लेके आएंगे, आपको बताएंगे इनसाइड स्टोरी ऑफ द एवरीथिंग। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दूसरे लोगों को हमारे चैनल के बारे में बताइए। जरूर आपका जरूर बहुत बहुत जरूर जरूर। धन्यवाद। आप भी गुजरात का और इंडिया का पूरा लंदन में बैठे बैठे ध्यान रखते हो, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू नरहरि भाई, थैंक यू। जय श्री कृष्ण। नमस्ते, धन्यवाद, धन्यवाद नरहरि जी। धन्यवाद मैडम।